हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम नगरीय निकाय की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले एक क्लास पहले आ चुकी है जो कि L8 नगरीय निकाय के नाम से इस चैनल पर उपलब्ध है। आप वो क्लास भी देख सकते हैं पहले, और आपने वो क्लास देख ली है तो उस क्लास को अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उस क्लास में हमने ये बेसिक पहले पढ़ लिया था कि क्या क्या चीज़ें हुई थी, और फिर उस क्लास को वहाँ छोड़ा था कि ये 243P और 243ZG तक जो ये 18 आर्टिकल है, इनमें क्या क्या है वो चीज़ हमको पढ़ना बाकी थी। तो उनको आज हम शुरू करेंगे। आज स्टार्टिंग के 4 आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 243P से लगाकर आर्टिकल 243P के बाद Q, R और S, आर्टिकल 243S तक हम पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि जो टेलीग्राम का चैनल है वो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम की लिंक है, प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम की लिंक है। आप जहाँ चाहे वहाँ से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल पर विभिन्न प्रकार के जो भी आदेश वगैरह आते रहते हैं या फिर पेपर वगैरह वहाँ पे रखे हुए हैं। जो पटवारी की परीक्षा हुई थी 2017 वाली, उसमें जितने भी पेपर हुए थे शिफ्ट वाइज वो उसमें रखे हुए हैं। अब जब वो मैंने पेपर एनालिसिस किए ये वीडियो बनाने से पहले, तो मुझे एक भी प्रश्न नगरीय निकाय के ऊपर नहीं मिला। यानी कि पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो सब्जेक्ट का नाम है, जिसमें से 20 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, तो पिछले वाली जो जितने भी शिफ्ट हैं उनमें एक भी प्रश्न नगरीय निकाय से नहीं है। और एक बार आप उसमें देखना तो पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, टेलीग्राम से मिल सकते हैं, या आपके पास अगर रखे हों पहले से तो आप उनको देखिए, उसमें नगरीय निकाय से एक भी प्रश्न नहीं है। आपको मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमको इससे क्या सीखने को मिल रहा है, हमको ये समझने को मिल रहा है कि सब्जेक्ट का जो नाम है पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसका मतलब पंचायती राज से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, नगरीय निकाय से नहीं आएंगे। और मान लीजिए नगरीय निकाय से आ गए तो हमने इतना तो पढ़ ही लिया है कि, क्योंकि अगर पिछली बार क्वेश्चन पूछा ही नहीं है और अब पूछ भी लेंगे तो क्या पूछेंगे, ऊपर से ही पूछेंगे। जो L8 वाली क्लास है उससे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ये आज की जो हम क्लास शुरू कर रहे हैं इनमें से। जैसे एक टाइप देखते हैं कि कैसा आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा आ सकता है कि आर्टिकल 243P जो है वो किससे संबंधित है, तो आप आंसर लगाएंगे परिभाषाओं से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 243 क्यों किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। एक और चीज़, एक वीडियो कल आया था जिसमें आपके जो भी डाउट हैं, आपके जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो भी समस्या आपको तैयारी करने में आ रही है, उसके लिए कमेंट करने को लेके वो चल रहा था कि आप कमेंट करिए और उसमें फिर हम एक वीडियो के माध्यम से उन समस्याओं का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कि वीडियो था, वीडियो रात में आया तो फिर मैंने ये सोचा, क्योंकि उस वीडियो में दिन में भी कमेंट आ रहे थे, 12 बजे के बाद, 3 के बाद भी, 4 के बाद भी तो कमेंट आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि उसमें एक दिन और बढ़ा दिया जाए, यानी कि वो आज भी आप कमेंट कर सकते हैं, संडे है आज कमेंट कर सकते हैं, कल मंडे है कल भी आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने कुछ पूछ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और भी यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसमें कमेंट कर सकते हैं। और फिर मंगलवार के दिन हम लोग वीडियो उसका शूट करेंगे और उसके बाद उसकी एडिट वगैरह होकर वीडियो वो मंगलवार इवनिंग तक या रात तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी वो इन्फॉर्मेशन। अब हम क्लास को शुरू करते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं। देखिए, 74वां संविधान संशोधन बिल बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि नगरीय निकाय की जो व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही थी, यानी कि पहले से जो नगर पालिकाएँ, पहले से जो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम जो हमारे देश में चले आ रहे थे, उनको संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक संवैधानिक संशोधन बिल बनाया गया। उस बिल का नाम रखा गया 74वां संवैधानिक संशोधन बिल। ठीक है, वो नाम रखा गया। और उसके अंदर क्या शामिल किया गया, इसके अंदर हमारे संविधान में भाग 9A शामिल किया गया। क्या शामिल किया गया? भाग 9A शामिल किया गया। इस भाग 9A में 18 प्रकार के आर्टिकल बनाए गए जो कि नगरीय निकाय से संबंधित हैं। वो 18 आर्टिकल कहाँ से शुरू होते हैं, तो वो 18 आर्टिकल जो हैं वो 243P से, अनुच्छेद 243P से शुरू होते हैं और अनुच्छेद 243ZG तक जाते हैं। ये अनुच्छेद 243P से स्टार्ट होंगे और P से स्टार्ट होते हुए ये सबसे पहले आर्टिकल 243Z तक पहुँचेंगे। उसके बाद आर्टिकल 243ZA, फिर ZB, ऐसे करके कहाँ तक आ जाएंगे, ZG तक आ जाएंगे। तो जब इनको हम काउंट करते हैं तो ये कुल 18 हो जाते हैं। तो 18 तो आर्टिकल जोड़े गए इस भाग 9A में, और साथ में एक 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। साथ में एक 12वीं
अनुसूची जोड़ी गई। उस अनुसूची में 18 प्रकार के विषय शामिल किए गए। ये 18 प्रकार के विषय जो थे कौन कौन से थे? जो भी मूलभूत सुविधाएं होती है किसी भी एरिया में, जैसे कि नगर पालिका हो गई, नगर पंचायत हो गई या नगर निगम हो गया, इसके अंदर जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे संबंधित 18 विषय शामिल किए गए 12वीं अनुसूची में। ठीक है, अब हम आते हैं जो पहला आर्टिकल है जो कि नगरीय निकाय से संबंधित है, वो है आर्टिकल 243 आर्टिकल 243 जो है वो परिभाषाओं से संबंधित है। इसके अंदर सभी की परिभाषाएं दी गई हैं जो कि नगरीय निकाय से संबंध रखते हैं। जैसे कि पहले जो है उसमें ए में लिखा है समिति, समिति यानी कि कमेटी। तो इसमें समिति की डेफिनेशन दी गई है कि समिति किसे कहेंगे, और ये वही समिति है जिसके बारे में आर्टिकल 243 में बात की गई है। ठीक, बी में ये बताया गया है कि जिला या डिस्ट्रिक्ट किसे कहेंगे, एक राज्य का जिला किसे कहेंगे, उसकी परिभाषा बी में दी गई है आर्टिकल 243 के पी के बी में। आर्टिकल 243 पी के सी में ये बताया गया है कि महानगर क्षेत्र या मेट्रोपॉलिटन एरिया किसे कहेंगे। महानगर क्षेत्र या मेट्रोपॉलिटन एरिया किसे कहेंगे? जिसकी आबादी 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा होगी। जिस क्षेत्र की आबादी 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा होगी उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया कहेंगे, और इसके अंदर एक जिला या एक से अधिक जिले भी शामिल हो सकते हैं। ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन से एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया या महानगर क्षेत्र कहा जाएगा? तो ये डिसाइड करने का पावर जो है वो राज्यपाल के पास है। हमारे राज्य के गवर्नर एक पब्लिक नोटिफिकेशन, एक आदेश जारी करके ये कर सकते हैं कि एक आदेश कर सकते हैं कि महानगर क्षेत्र या मेट्रोपॉलिटन एरिया किसे कहेंगे। फिर आता है आर्टिकल 243 पी के अंदर जो डी है वो नगर पालिका क्षेत्र यानी कि म्युनिसिपल एरिया की डेफिनेशन उसमें दी गई है कि नगर पालिका क्षेत्र किसे कहेंगे। उसके बाद ई में नगर पालिका के बारे में बताया गया है, डेफिनेशन दी गई है, वही नगर पालिका जिसकी बात 243 क्यू में की गई है। और एफ में ये बताया गया है कि पंचायत किसे कहते हैं, जो कि 243 बी में हमने पढ़ा था। तो बस वही पंचायत की डेफिनेशन इसमें दी गई है। और आर्टिकल 243 पी के जी में जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है कि पॉपुलेशन से इसमें क्या संबंध है। तो उसमें बताया गया है कि अंतिम जो जनगणना हुई है, जो भी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना हुई है जिसके आंकड़े प्रदर्शित हो चुके हैं, उस जनगणना के आधार पर जनसंख्या को काउंट किया जाएगा या फिर निर्धारित किया जाएगा। फिर आती है आपकी आर्टिकल 243 क्यू जो कि नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। ठीक है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज से संबंधित है ये आर्टिकल 243 क्यू। इस आर्टिकल 243 क्यू के 1 के ए में नगर पंचायत के बारे में बताया गया है कि नगर पंचायत किसे कहेंगे। तो एक ऐसा एरिया जो रूरल से अर्बन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यानी कि परिवर्तित हो रहा है, एक ऐसा एरिया जो रूरल से अर्बन में कन्वर्ट होने जा रहा है, उसमें नगर पंचायत बनाई जा सकेगी। बी में यह बताया गया है कि नगर पालिका परिषद कहाँ बनाई जा सकेगी। तो ऐसा एरिया जो कि रूरल और अर्बन जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इससे भी थोड़ा सा और बढ़िया हो चुका है, बेटर हो चुका है। तो जो बेटर हो चुका है, इनसे नगर पंचायत से जो बढ़िया एरिया होगा, बेटर एरिया होगा, उस पर नगर पालिका परिषद बनाई जा सकेंगी। और नगर पालिका परिषद से भी यदि कोई बहुत ज़्यादा बेटर होगा तो वहाँ पे नगर निगम बनाया जा सकेगा। इसके अलावा इसके 243 क्यू के 2 में जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व और स्थानीय राजस्व, इसका ये मतलब है कि नगर पंचायत कहाँ बनाई जाएगी या किसे बनाई जाएगी, नगर निगम किसे बनाया जाएगा और नगर पालिका परिषद किसे बनाया जाएगा, ये डिसाइड कैसे होगा, ये डिसाइड राज्यपाल करेंगे। जो गवर्नर होंगे राज्य के, वो राज्यपाल ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत या नगर निगम बनाया जा सकेगा। तो इसका आधार रहेगा उस पर्टिकुलर क्षेत्र की जनसंख्या, उस पर्टिकुलर क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व या सघनता और उस पर्टिकुलर क्षेत्र का जो भी लोकल राजस्व, लोकल रेवेन्यू, स्थानीय राजस्व जो जनरेट होता है,
ये उसके आधार रहेंगे, जिसके आधार पे राज्यपाल एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करके ये बताएंगे कि इस एरिया को नगर पंचायत कहेंगे, इसको नगर पालिका कहेंगे और इसको नगर निगम कहेंगे। पॉसिबल क्वेश्चन जो है यहाँ से क्या क्या बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्टिंग के ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि नगरीय निकाय जो है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो 74वां संविधान संशोधन जो है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय निकाय से संबंधित है, तो 74वां संविधान संशोधन भाग 9A में जोड़ा गया है। तो आपको ये सभी जो है पॉसिबल क्वेश्चन जो है लिखे हुए हैं। सिर्फ आपको अभी ध्यान लगाना है पटवारी की परीक्षा के अनुसार, क्योंकि कुछ प्रश्न पूछे भी नहीं गए हैं 2017 में, तो इस बार भी क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है तो ऐसा ही मुझे लग रहा है। और अगर पूछेगा भी तो मान लीजिए कि पूछ भी लिया, तो अगर पूछ भी लिया तो वो डिटेल में तो नहीं जाएगा, है ना, अंदर तो बिल्कुल भी नहीं घुसेंगे। तो सिर्फ आपको इतना ध्यान लगाना है कि आर्टिकल 243P परिभाषाओं से संबंधित है, आर्टिकल 243Q जो है वो नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। उसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपको एलेट नगरीय निकाय वाला जो लेक्चर है उसके अंदर मिल जाएगा। हम चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अब अगला जो आर्टिकल है वो है 243R। 243R जो है वो संरचना से संबंधित है, यानी कि जो नगरीय निकाय नगर पालिका है, इसके अंदर नगर पालिका परिषद है और नगर निगम है, इनकी संरचना कैसी होगी। तो इनकी संरचना ऐसी होगी कि इसमें सबसे पहले तो प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो हैं वो आएंगे। प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य का क्या मतलब है, जो कि चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, जो चुनाव लड़के आते हैं वो लोग इसमें शामिल होंगे। ठीक है, उसके अलावा उस पर्टिकुलर क्षेत्र के विधायक भी इसमें शामिल होंगे, किसके अंदर, संरचना में। उसके अलावा सांसद को भी शामिल करेंगे, राज्यसभा सदस्य भी शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा जो प्रोफेसर होंगे, यानी कि जो प्रशासन का अनुभव रखने वाले, प्रशासन का या नगर पालिकाओं के बारे में ज्ञान और अनुभव रखने वाले रिटायर्ड प्रोफेसर है या ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो ज्ञानी हैं और अनुभवी भी हैं, उनको सदस्य बना सकते हैं। वो चुनाव लड़के नहीं आएंगे। ठीक है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये जो व्यक्ति होंगे ये चुनाव नहीं लड़ते हैं। और साथ में यदि ऐसा कभी एक परिस्थिति बन जाती है जहाँ पे वोट देने की बात आती है, जैसे किसी को चुनना है और वोट देना है, ठीक है, तो ये लोग आपस में वोट दे के चुनेंगे, लेकिन ये वोट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, जो चुनाव लड़के नहीं आते हैं, यानी कि जो अनुभवी व्यक्ति प्रोफेसर वगैरह होते हैं, यदि ये इसके सदस्य बनते हैं, संरचना में शामिल होते हैं, तो इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक, आगे है कि 243S जो है आर्टिकल, वो वार्ड की समितियों से संबंधित है कि वार्ड कमेटियां कैसी होंगी। तो वार्ड कमेटियां बनाने के लिए उस पर्टिकुलर क्षेत्र की जो आबादी है, जनसंख्या है, वो 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके अलावा उसके अंदर एक या एक से अधिक वार्ड भी शामिल करके वार्ड समिति बना सकते हैं। ठीक है, 3 लाख या 3 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए और एक या एक से अधिक वार्ड को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो इसके अंदर जो आपको याद रखना है वो सिर्फ ये रखना है कि आर्टिकल 243R जो है वो संरचना से संबंधित है और आर्टिकल 243S जो है वो वार्ड समिति से संबंधित है। हमने अभी तक 4 आर्टिकल पढ़े हैं। तो जो पंचायती राज का, जो नगरीय निकाय का हमारा लेक्चर है एलेट वाला, ठीक है, वो आप देखिए, उससे कवर हो जाएगा नगरीय निकाय। उसके अलावा ये जो आर्टिकल हैं 243P से हमने 4 आर्टिकल पढ़े, तो आर्टिकल 243P जो है वो परिभाषाओं से संबंधित है। आर्टिकल 243Q जो है वो नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 243 जो आपका R है वो संरचना से संबंधित है और आर्टिकल 243S जो है वो वार्ड समिति से संबंधित है। तो ऐसे करके आप वीडियो के साथ साथ में ही याद करते हुए चलना। जैसे हमने 4 आर्टिकल पढ़ लिए हैं, इनको आप याद कर लीजिए, मुखड़े इनके कि 243P में क्या है, ऐसे ऐसे करके। ठीक, हेडिंग याद कर लीजिए, प्रश्न आएगा आर्टिकल 243S यानी कि वार्ड समिति, बस ऐसा ऑप्शन आप चुन लेना तो लग जाएगा। वैसे तो प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन मान लो आ गया, कभी उन्होंने पूछ ही लिया तो बात कर रहे हैं अपन। ठीक, अगला वीडियो पंचायती राज का आएगा जिसमें हम आने वाले 4 आर्टिकल और पढ़ेंगे और प्रतिशत को भी लगभग 2 या 3 दिनों में ख़त्म कर देंगे। प्रतिशत में टाइप मेरे ख्याल से 8 या 9 टाइप बनेंगे। 5 टाइप हमने पढ़ लिए हैं, 4 टाइप लगभग और आएंगे, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।